हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम DSSB TGT इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे। इस वीडियो में भवानी भट्टाचार्य के बारे में आपको बताऊंगी मैं इस वीडियो में। इनका लाइफ और एजुकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगी, जो हमारे भवानी भट्टाचार्य हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े नाम हैं और जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में नहीं है, जिन्होंने अभी MA इंग्लिश ऑनर्स नहीं करी है, BA इंग्लिश ऑनर्स नहीं करी है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। उनकी कहानियाँ बहुत ही सीधी और समाज के लिए, सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। उनकी निजी लाइफ के बारे में उनका फेमस नॉवल है सो मैनी हंगर्स। अब स्टार्ट करते हैं इनके बर्थ से। इनका बर्थ हुआ था नवंबर 10, 1906 में, बगलापुर, बिहार। ये एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करें, इन्होंने बैचलर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद ये चले गए थे UK। वहाँ इन्होंने अटेंड किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वहाँ से इन्होंने मास्टर्स डिग्री 1931 में और डॉक्टरेट डिग्री 1934 में की। ये इनिशियली स्टडी कर रहे थे लिटरेचर के लिए और बाद में इन्होंने स्विच किया, ये चले गए हिस्ट्री की तरफ। ठीक है। और ये मार्क्सवादी विचारों से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, जो कि फेमस हैं कि मार्क्सवादियों का क्या होता है कि इक्वलिटी और गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इनकी सोच होती है कि इनको काफी प्रभावित किया गया था। मीन्स हमारे भवानी भट्टाचार्य इनके विचारों से काफी प्रभावित हो गए थे और लंदन में पढ़ाई के दौरान ये इनके साथ इन्फ्लुएंस में आ गए थे, मार्क्सिज्म के साथ। आर्ट और लाइफ के बारे में बात करें तो ये भट्टाचार्य का मानना है कि आर्ट एक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों को सुधारने के लिए होनी चाहिए। इसीलिए वो सोशल रियलिस्ट राइटर भी कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं लिटरेरी करियर के बारे में। ये इन्फ्लुएंस थे, हमारे इंडियन राइटर्स थे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे और महात्मा गांधी से। इन्होंने टैगोर की पोएम जो कि द गोल्डन बोट है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1930 में। और लैंग्वेज चॉइस के बारे में बात करें, बोथ टैगोर एंड फ्रांसिस येस्ट ब्राउन ने इनको एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर एडवाइज हिम टू राइट फिक्शन इन इंग्लिश रेदर देन इन बंगाली, कि तुम इंग्लिश में फिक्शन लिखो ना कि बंगाली में। सोशल रियलिज्म की बात करें तो इनका वर्क करेक्टराइज बाय पीडियोलॉजिकल अप्रोच। इनके वर्क को इस पीडियोलॉजिकल अप्रोच से करेक्टराइज किया जाता है, जिसमें ये फ्रिक्शंस का यूज करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज, जिसमें फेमाइन का मतलब है यहाँ पे सूखा, अकाल पड़ना, पॉवर्टी, गरीबी, क्लैश किसके बीच में, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में क्लैशेस होना। अब मेजर वर्क के बारे में बात करें, इनके नॉवल हैं, वो सेट होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है उनमें। बेसिकली कौन से टॉपिक से रिलेटेड होता है, ये बंगाल का फेमाइन है 1943 का, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1940 कौन से ईयर में आई थी, कमेंट करके बताना प्लीज। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है और हमारा बंगाल का फेमाइन है, इनके जो नॉवेल्स के हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेट करता है। अब हम इनके मेजर वर्क के बारे में बात करते हैं। सो मैनी हंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पब्लिश हुआ था 1947 में और ये फोकस करता है कि कैसे अकाल पड़ने के बाद मिलियंस ऑफ पीपल डाई ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन इन 1943 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में सो मैनी हंगर का फोकस है। नेक्स्ट हम बात करें इनके मेजर वर्क की, जो कि म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952 में पब्लिश हुआ था। ये एक्सप्लोर करता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन वैल्यूज के बारे में, क्या मॉडर्न और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें ही हु राइड अ टाइगर, इनका 1954 का वर्क है।
ये एक सोशल सटायर है कास्ट के बारे में, रिलीजियस हिपोक्रेसी, स्ट्रगल फॉर पुअर, मीन्स कैसे गरीब इंसान वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे उनको धर्म के नाम पे उनको पागल बनाया जा रहा है, कैसे कास्टिज्म फैलाया जा रहा है, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है अ गॉडेस नेम गोल्ड, 1960 का है। ये एक एलोगरी है अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का क्या मतलब है, सेट जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, 1960 में आया था ये पब्लिश होके। शेडो फ्रॉम लद्दाख 1966 का है, जो कि डील करता है 1962 के साइनो इंडियन वॉर से रिलेटेड है, कॉन्ट्रास्ट करता है किसके बीच में, गांधीयन एंड इंडस्ट्रियल आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्ट्रास्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें इनका अ ड्रीम इन हवाई, ये 1978 का है, एक्सप्लोर करता है ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर एंड स्पिरिचुअल कमर्शियलिज्म के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1967 में, जो कि इन्होंने अपना नोवेल पब्लिश करा था सैडो फ्रॉम लद्दाख 1966 में, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक एंड एकेडमिक सर्विस के बारे में। तो इन्होंने सर्व करा था एज अ प्रेस अटैच एट इंडियंस एम्बेसी इन वॉशिंगटन में, और ये बाद में क्या हुए, टीचिंग पोजीशंस में चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में। आफ्टर दैट ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। अब सो मैनी हंगर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है डीएसएसबी एग्जाम के लिए। ये 1947 में आया था नॉवल इनका, और ये उनका डेब्यू नॉवल है। ये सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वर्क इन सोशल रियलिज्म इन इंडियन लिटरेचर। ये पब्लिश हुआ था सेम ईयर जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, उसी साल में ये पब्लिश हुआ था। ये दोनों चीजें सर्व करता है, क्रिटिक भी सर्व, ये क्या है, serving as both a critique of colonial policies and a tribute to resilience of human spirit, कि कैसे हमने उन जो अंग्रेजों का अत्याचार सहा और कैसे हमारे अंदर जज्बा था कि स्वतंत्रता होने का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ये नोवेल सेट का है टू मैसिव हिस्टोरिकल अपहेवल्स के बारे में, जो कि 1940 से रिलेटेड है। जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, एक बंगाल फेमाइन है 1943 का, नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। बंगाल फेमाइन के बारे में बात करें तो अकाल पड़ने के, सूखा पड़ने के बाद कारण वहां पे मिलियंस ऑफ डेथ हो गई थी। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये एक फाइनल फेज था, इंडिया स्ट्रगल किसके लिए कर रहा था, स्वतंत्रता के लिए कर रहा था फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स। ये ड्यूअल प्लॉट है, इसमें दो पैरेलल फैमिलीज हैं जो इवेंचुअली इंटरसेक्ट इन कलकत्ता, रिप्रेजेंट करती हैं लेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। दो हमारी फैमिलीज हैं, एक अपर क्लास की फैमिली है, एक लोअर क्लास से रिलेटेड लगा लो आप, अर्बन और रूरल। अर्बन इंटेलेक्चुअल हैं, राहुल है, ये राहुल है, वैसे इसकी स्पेलिंग यही लिखी थी नोवेल में। राहुल इज अ यंग वेस्टर्न एजुकेटेड साइंटिस्ट, ये देवेश का बेटा होता है, जो देवदत्ता के नाम से जाना जाता है। देवदत्ता का बेटा है राहुल, जो कि लंदन गया हुआ है, वहां से साइंस के एजुकेशन कर रहा है और साइंटिस्ट बन के इंडिया आया। इंडिया आने के बाद इनिशियली वो इंटरेक्ट हुआ और इन्फ्लुएंस्ड हुआ था हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स हैं उनसे। तो ये एकेडमिक करियर सेट करा इन्होंने, अपने फोकस करा। आफ्टर दैट ये नेशनलिस्ट मूवमेंट में आ गए थे। अब बात करेंगे रूरल की। रूरल पीजेंट मतलब जो हमारे ग्रामीण किसान है, कजोली लड़की का नाम है, उसकी फैमिली से रिलेटेड है ये। कजोली एक ब्राइट है, बहुत अच्छी है और स्पिरिटेड विलेज गर्ल है। कहाँ से है, बरूनी से है ये। इसकी फैमिली क्या है, डिस्ट्रॉयड बाय द फेमाइन, भूखमरी से इसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म होने वाली है, खत्म हो रखी है थोड़ी। और क्या है कि भाई मीन्स खाने को कुछ नहीं रहता तो फैमिली एक किस्म से डिस्ट्रॉय ही हो जाती है, फोर्सिंग देम टू जॉइन द मिलियंस ऑफ लिविंग स्केलेटन्स माइग्रेटिंग टू कलकत्ता इन सर्च ऑफ फूड।
तो इसकी फैमिली इसको फोर्स करती है कि तुम जाओ एंड बिकम प्रोस्टिट्यूट. She refused to become prostitute. Instead of that, वो क्या करती हैं, वो करती हैं न्यूज़पेपर बेचने का काम. अपनी जो अर्निंग है वो ऑनेस्ट अर्निंग करना स्टार्ट कर देती हैं. अब द हंगर ये सिंबलाइज क्या करता है? सो मैनी इन द टाइटल रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ हंगर. सो मैनी मतलब बहुत सारे हंगर हो सकते हैं हमारे. ये क्या क्या डिपिक्ट करता है? नोवल फिजिकल हंगर मतलब एक भूख है, स्टारवेशन है, मतलब किसान के अंदर जो भूख है खाने की, जो असली भूख है. पॉलिटिकल हंगर होता है क्रेविंग फॉर पूर्ण स्वराज, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा इंपीरियल हंगर, जो कि ग्रीड है, जिसमें हमारा लालच है कि ब्रिटिशर एम्पायर और हमारा कॉलोनियल वॉर से, मैकेनिक से, इनसे है कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर अपना पर्सनल बेनिफिट करना स्टार्ट कर देते हैं. मोरल एंड स्पिरिचुअल हंगर, ये डिजायर है इंडिविजुअल की, राहुल, टू फाइंड पर्पस, कि हम अपना पर्पस फाइंड करें एंड व्हाट इज राइट, क्या हमारे लिए सही है और हमारी सोसाइटी के लिए सही है. अब इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की. देवदत्ता ये एक मॉरल कंप्रेस ऑफ स्टोरी है. अगर बात करो, ही इज अ गांधीयन फिगर हु इंस्पायर द विलेज ऑफ बरूनी एंड टीच राहुल ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर. असली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर ही असली फ्रीडम है. राहुल रिप्रेजेंट करता है कन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के. और ये क्या करता है? ही इवेंचुअली गिव अप हिज कंफर्ट, जो भी उसके जीवन में सुख शांति है वो सब कुछ छोड़ देता है और ज्वाइन करता है फ्रीडम स्ट्रगल, और हेल्प करता है जो कि भूखमरी से मर रहे थे उस टाइम पे इंसान. कजोली रिप्रेजेंट करती है रूलर मासेस को, कि हर सफरिंग एंड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. ये अपनी सफरिंग और ये क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हाईलाइट द नोवेल ट्रेजिक येट होप्ड ऑन. अब हम बात करेंगे जो हमारे समरेंद्रा बासु हैं, ये राहुल के फादर हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियलिस्टिक मिडिल क्लास. मीन्स इनको ब्रिटिशर्स के साथ मिलके क्या, इनको बस प्रॉफिट मिलना चाहिए, वॉर हो, फेमाइन हो, कुछ हो, बट इनको इनका प्रॉफिट होना चाहिए. सरमेंद्र बासु हमारे जो राहुल हैं इसके फादर हैं. मेरे हिसाब से अभी आपको ना कंफ्यूजन हो रही होगी, देवेश, देवदत्ता और शर्मेंद्र में से कौन से राहुल के फादर हैं. तो देवदत्ता हैं, ये राहुल के ग्रैंडफादर हैं. इनका ये ग्रैंडसन है राहुल, तो ये इनके दादाजी हुए. और शर्मेंद्र ये हैं इनके फादर. अगर हम लिटरेरी सिग्निफिकेंस की बात करें, इसमें सोशल रियलिज्म आएगा. सोशल रियलिज्म आएगा इंडो एंग्लियन आइडेंटिटी के बारे में है. सोशल रियलिज्म क्या है? अनलाइक सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी हु फोकस ऑन मिथ्स और विलेज लाइफ, यहाँ पे भट्टाचार्य ने यूज की है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की, एक्सपोज किया उन्होंने कितना हॉरिफिक, मीन्स कितना भयानक डिटेल के साथ फेमाइन को, स्ट्रीट्स पे कैसे बच्चे भूख से मर रहे थे, और रियल लाइफ को इन्होंने अपने नॉवल में लेके आए हैं. एंडो एंग्लियन आइडेंटिटी के बारे में बात करें, नॉवल हेल्प एस्टेब्लिश इंडियन इंग्लिश नॉवल एज अ सीरियस मीडियम फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिक. और इसमें क्रूशियल कोट्स के बारे में बात करें, द मोर द फूड ग्रेन्स वर होर्डेड. होर्डेड का मीन्स क्या होता है? होर्डेड का मतलब होता है कि आर्टिफिशियली दुनिया को, समाज को ये दिखा रहे हैं कि वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है, अकाल पड़ गया है, भूखा मतलब सब चली गई हैं चीजें खाने की. ये एक आर्टिफिशियली दिखाया जा रहा था उनको, आर्टिफिशियली चीजों का खत्म होना.
द मोर द प्राइस रोज, जैसे ही उन्होंने कहा द मोर फूड ग्रेन्स वर होर्डिंग, कि वो सब फूड ग्रेन्स ज्यादा खत्म हो रहे हैं, वैसे ही प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। द हंगर ऑफ द मैनी वॉज द वेल्थ ऑफ द फ्यू, बहुतों के लिए हंगर क्या है, दूसरों की संपत्ति। In so many hungers, Bhattacharya used his character represents different segments of Indian society during 1940s, और the characters are generally divided into two groups, एक बासु फैमिली जो अर्बन है और एक हमारी पीजेंट जो है कचोली बरूनी विलेज से हैं ये। देवदत्ता का क्या रोल था, ये एक पेट्रियार्क एंड मॉरल एंकर थे नोवेल के। ये एक गांधी फिंगर के तरह विलेज में माने जाते थे, और ये एक गॉड लाइक, देवदत्ता गॉड लाइक होता है ना, विलेजर्स इनको वैसे ही प्यार देते थे। राहुल के बारे में बात कर ली हमने, देवदत्ता के बारे में बात कर ली, समरेंद्र बासु के बारे में की है, कजोली के बारे में बात की है। अब कजोली मदर्स, ये एक मेटियार्क ऑफ द पीजेंट फैमिली, ये रिजिलियंट थी, सेल्फलेस थी और ट्रेडिशनल थी। ये चुप थी और सफर कर रही थी इंडियन मदरहुड, जो भी चुपचाप सहती है ना, पहले औरत चुपचाप सहती थी अपना मदरहुड को, ये आराम से चुपचाप सह रही थी, और इन्होंने अपनी कुछ चीजें जो थी वो बेच दी थी अपने बच्चों के खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे फूड ग्रेन था उनका राइस इंक्रीज हो गया था। इम्पोर्टेंट फिगर्स के बारे में हमने बात कर ली। नाउ अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इन विच ईयर वॉज भवानी भट्टाचार्य अवॉर्डेड साहित्य एकेडमिक अवार्ड, तो इनको मिला था 1967, और किसके लिए मिला था ये कमेंट करना आप मेरे को। 1966 में इनका वर्क था, उसके लिए मिला था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है ये आंसर। फॉर विच नॉवल डिड भट्टाचार्य रिसीव साहित्य एकेडमिक अवार्ड, शैडो फ्रॉम लद्दाख। इन विच ईयर वॉज सो मैनी हंगर पब्लिश्ड, सो मैनी हंगर पब्लिश हुआ था सेम इंडिपेंडेंस 1947 ईयर। What is the primary historical backdrops of so many hungers, क्या backdrop था, बंगाल का फेमाइन मेन backdrop था so many hungers का। Who is the male protagonist of the novel, मेन कौन था इसमें, राहुल था, राहुल बासु, जिसके चारों तरफ हमारा नॉवल घूम रहा था। What is राहुल बासु प्रोफेशन एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवल, क्या थे, ये एक रिसर्च साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग में नॉवल की। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड राहुल अर्न हिज डॉक्टरेट, उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। द करेक्टर कजोली रिप्रेजेंट विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कजोली कौन से सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी नॉवल में, वो एक रूरल प्लीजेंट्री सेक्शन को रिप्रेजेंट करी थी, ग्रामीण किसानों को। वट इज द रियल नेम ऑफ द करेक्टर पॉपुलरली नोन एज देवदत्ता, देवदत्ता का रियल नेम क्या था, देवेश बासु। Whose ideology does देवदत्ता strictly follow, किसकी आइडियोलॉजी को देवदत्ता फॉलो करते थे, महात्मा गांधी को। और किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे हमारे राहुल इन्फ्लुएंस थे, मार्क्सिज्म सोच थे। इन विच फिक्शनल विलेज डज कजोली फैमिली लिव्स, कजोली की फैमिली कौन से फिक्शनल विलेज में रह रही थी, बरूनी में रह रही थी। वट टाइटल इज सरमेंद्र बासु राहुल फादर ऑब्सेस्ड विद गेनिंग, तो क्या टाइटल था उनके पास, राय बहादुर का टाइटल, उनको वो चाहते थे उनको राय बहादुर का टाइटल मिले। अकॉर्डिंग टू द नरेटिव, हाउ मेनी पीपल डाई इन द मैन मेड फेमाइन, ये जो लोगों ने बनाया फेमाइन होर्डेड, मैंने बताया था आर्टिफिशियल फेमाइन, इसमें कितने लोगों की जान गई, इसमें 2 मिलियन लोगों की जान गई, 2 मिलियन लोग मर गए थे इस फेमाइन में।
What does Kajoli mother sell in a desperate attempt to buy food? तो कजोली की मदर ने क्या बेच दिया था खाना खरीदने के लिए? एक तावीज बेच दिया था उसकी मदर ने. Who are referred to as green shark in the novel? तो ये हमारे होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स थे जो कि आर्टिफिशियली चीजों को शो कर रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया. भट्टाचार्य बिलीव्स इन विच फिलोसफी रिगार्डिंग लिटरेचर? तो वो आर्ट फॉर लाइफ सेक से जाने जाते हैं. Whose बंगाली पोएम डिड बबानी भट्टाचार्य ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? उन्होंने किसकी पोएम ट्रांसलेट करी थी इंग्लिश में? बंगाली पोएम्स आपको याद करो, रविंद्रनाथ टैगोर की ट्रांसलेट करी थी. वेयर वॉज बबानी भट्टाचार्य बोर्न? बबानी भट्टाचार्य बगलापुर बिहार में बोर्न हुए थे. इनकी फैमिली थी बंगाली. वाई डज कजोली इवेंचुअली माइग्रेट टू कलकत्ता? कजोली कलकत्ता क्यों चली जाती है? ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी के कारण, एंड सर्च फॉर फूड, और खाने की सर्च में जाती है. नेक्स्ट है, ये मैंने आपको करवाई नहीं है, ये डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम इसके क्वेश्चंस करके एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इसका. विच थीम डज ही हु राइड अ टाइगर, जो कि 1954 में आई, प्राइमरली एक्सप्लोर? क्या थीम एक्सप्लोर करती है ये? कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी को एक्सप्लोर करती है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थिंग्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करती है ये. द नॉवल म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952 में है. फोकस क्या करता है? ऑन द सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी पे सिंथेसिस फोकस है इसका. What happens to Rahul at the conclusion of So Many Hungers? राहुल को क्या होता है जब हम कंक्लूड करते हैं So Many Hungers को? He is arrested by the authorities. वो गिरफ्तार कर लिया जाता है हायर अथॉरिटीज के द्वारा. बबानी भट्टाचार्य इज बेस्ट कैरेक्टराइज एज, बबानी भट्टाचार्य को बेस्ट कैटेगराइज करते हैं तो वो सोशल रियलिस्ट राइटर हैं. अ ड्रीम इन हवाई पब्लिश हुआ था 1978 में. इनका जो फाइनल नॉवल था. व्हेन डिड बबानी भट्टाचार्य पास्ट अवे? ये मर गए थे 1988 में. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं टीजीटी इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी स्किल ऐप अकेडमी 9 पे. थैंक यू.